ये मूवी सच्चे वाक़ये पर बेस करती है। मूवी के स्टार्टिंग में हम सोलोमन नामी आदमी को देखते हैं जो कि एक आज़ाद ब्लैकमैन होता है और ये न्यूयॉर्क में रहता है। सोलोमन को वायलिन प्ले करने में महारत हासिल होती है, इस वजह से ये अपने शहर में बहुत ही मशहूर होता है और इसी पेशे से सोलोमन का घर भी चलता है। सोलोमन के 2 बच्चे होते हैं और एक प्यारी सी बीवी। एक सुबह जब ये पार्क में टहल रहा होता है तो इसका दोस्त इसे 2 लोगों से मिलवाता है और कहता है कि सोलोमन, ये दोनों जनाब आपके हुनर के दीवाने हैं। फिर ये दोनों आदमी सोलोमन को अपने सर्कस में परफॉर्म करने के लिए ऑफर देते हैं और इस तरह सोलोमन अच्छी ऑफर देखकर इनकी हाँ में हाँ कर देता है। फिर सोलोमन इनके साथ वॉशिंगटन आ जाता है और यहाँ ये बहुत अच्छे से वायलिन बजाता है, जिस पर ये दोनों आदमी सोलोमन को डिनर भी करवाते हैं। आगे हम सोलोमन को जंजीरों में देखते हैं। सोलोमन खुद को इस हाल में देखकर घबरा जाता है। फिर इसको याद आता है कि आखिरी रात जब इसने डिनर किया तो इसे नशा हो गया था। मतलब उन दोनों आदमियों ने सोलोमन को सेल कर दिया होता है गुलाम बनाकर। सोलोमन सारी बात समझ जाता है। फिर इसी रूम में 2 आदमी आते हैं और सोलोमन को कहते हैं कि तू कोई आजाद नहीं है, तू जॉर्जिया का भागा हुआ गुलाम है। और फिर ये दोनों आदमी सोलोमन को बारी बारी से मारते हैं। अगले दिन ये लोग सोलोमन को गुलामों वाले कपड़े देते हैं तो सोलोमन डर के मारे चुपचाप इन कपड़ों को पहन लेता है। फिर सोलोमन को दूसरे गुलामों के साथ बिठा दिया जाता है। सोलोमन दूसरे गुलामों को अपनी हालत के बारे में सब बताता है और कहता है कि ये कोई गुलाम नहीं है। तो फिर एक गुलाम कहता है कि जो भी है, मगर अब तुम गुलाम हो और अब हमें न्यू ऑर्लिन्स भेजा जा रहा है जहाँ पर हमारी नीलामी होगी। रात में ये सब गुलामों को बोट की तरफ ले जाते हैं, वो भी छुपा कर। इनमें एक औरत और इसके 2 बच्चे भी होते हैं। ये सब बोट पर आ जाते हैं जहाँ पर पहले ही कुछ गुलाम मौजूद होते हैं। जब ये सब गुलाम सो रहे होते हैं तो इनमें से एक गोरे की नीयत खराब हो जाती है, तो ये गुलाम औरत को अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन इनमें से एक गुलाम इसको रोकने की कोशिश करता है तो ये गोरा इसको जान से मार देता है। जब सुबह होती है तो सोलोमन और दूसरा गुलाम मिलकर इस गुलाम की बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। ये नजारा सोलोमन को अंदर से तोड़कर रख देता है। जब बोट न्यू ऑर्लिन्स पहुंचती है तो सारे गुलामों को नीचे उतार लिया जाता है और सोलोमन को भी बोट से उतारकर एक जगह बिठा दिया जाता है। तो नीलामी करने वाला इसको कहता है कि तेरा नाम प्लेट है, मगर सोलोमन इसको कहता है कि नहीं, मेरा नाम प्लेट नहीं है। ये आदमी से थप्पड़ मारता है। फिर इन सबकी नीलामी शुरू हो जाती है जहां मिस्टर फोर्ड नामी बंदा सोलोमन यानी प्लेट और अलाइजा को चुनता है। अलाइजा बोलती है कि प्लीज मेरे बच्चों को भी मेरे साथ खरीद लें, मैं आपकी बहुत ही ज्यादा खिदमत करूंगी। तो मिस्टर फोर्ड इसके बच्चों के दाम पूछता है तो नीलामी वाला इन बच्चों के बहुत से पैसे मांगता है। मजबूरन मिस्टर फोर्ड को अलाइजा और प्लेट को ही खरीदना पड़ता है। मिस्टर फोर्ड इन दोनों को अपने घर पे ले आता है जहां मिस्टर फोर्ड की बीवी अलाइजा को कहती है कि कुछ खा लो और आराम कर लो, फिर शायद तुम्हें बच्चों की याद ना आए। इसके साथ ही हमें पता लगता है कि मिस्टर फोर्ड दिल का रहमदिल शख्स होता है, पर हालात की वजह से इसको गुलाम रखने पड़ते हैं। अगले दिन मिस्टर फोर्ड का बंदा जो गुलामों का सुपरवाइजर होता है इनको काम पर लगा देता है। मिस्टर फोर्ड रोज अपने गुलामों को मजहबी तालीम भी देता है। इस तरह सोलोमन को यहाँ काम करते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। एक रोज सोलोमन मिस्टर फोर्ड को कहता है कि हम नाव के जरिए से यहाँ से सामान लेकर जा सकते हैं, इस तरह हमारा वक्त और पैसे बचेंगे। तो सुपरवाइजर बोलता है कि तुम गुलाम हो ना कि कोई इंजीनियर। सोलोमन कहता है कि विलियम वैन नॉर्थविक जिस नहर के सुपरिटेंडेंट थे, मैं वहाँ पर रिपेयरिंग का काम किया करता था और इसके साथ ही मैंने बहुत से लोग भी जमा किए और फिर मैंने शैम्पलिन झील से ठेके लेने शुरू कर दिए। तो मिस्टर फोर्ड कहता है कि ठीक है, तुम एक टीम तैयार करो और कुछ करके दिखाओ। सोलोमन दरख्त के तनों से बनी हुई नाव छोटी सी झील में चलाकर दिखाता है। ये देखकर इसके साथी गुलाम बहुत ही खुश होते हैं और इनके साथ मिस्टर फोर्ड भी, मगर सुपरवाइजर को सदमा लग जाता है। शाम के वक्त अलाइजा अपने बच्चों को याद करके रो रही होती है। सोलोमन इसको बार बार चुप करवाता है मगर ये चुप नहीं होती। तो सोलोमन गुस्से में कहता है कि तुम चुप कर जाओ वरना ऐसे ही मर जाओगी। अलाइजा कहती है कि भला मैं अपने बच्चों की जुदाई का गम भी नहीं मना सकती, इसके अलावा मैंने सारे काम किए, किसी को तंग भी तो नहीं किया। सोलोमन कहता है कि तुम शुक्र मनाओ कि तुम मिस्टर फोर्ड के पास हो, वो अच्छे इंसान हैं और बस हालात की वजह से उनको गुलाम रखने पड़ रहे हैं। मगर अलाइजा इसको कहती है कि तुम्हें तो उनके साथ काम करना अच्छा लगने लगा है। सोलोमन बोलता है कि मैं बस मिस्टर फोर्ड को अपनी कला दिखाकर आजाद होना चाहता हूँ। दोबारा से अलाइजा बोलती कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें नहीं जानते क्या अभी तक, और भला उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया, और तुम खुश रहो अपने नए नाम के साथ। सोलोमन गुस्से से कहता है कि मुझे मेरी फैमिली बहुत ही अजीज है और मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तो अलाइजा बोलती है कि मैं इल्जाम नहीं लगा रही, बस तुम मुझे रोने दो। अगले दिन जब सोलोमन घर की तामीर का काम कर रहा होता है तो सुपरवाइजर इसको कहता है कि तुम सही से काम नहीं कर रहे। सोलोमन कहता है कि जनाब मैं सही काम कर रहा हूँ, मगर सुपरवाइजर गुस्से में कहता है कि तुम्हारी जुबान बहुत तेज है और तुम भूलो मत कि तुम कौन हो और जल्दी से पट्टियों पे कील लगाना शुरू करो। फिर सोलोमन देखता है कि इसका मालिक दूसरे बंदों को अलाइजा को बेच देता है क्योंकि अलाइजा अपने बच्चों की याद में बहुत ही रोने लगती है। जब सुपरवाइजर दोबारा आता है तो इसको कहता है कि पट्टियों पे कील नजर नहीं आ रहे हैं। तो सोलोमन कहता है कि जनाब जैसा आपने कहा वैसा ही मैंने किया, शायद आपसे समझाने में गलती हुई होगी। सुपरवाइजर इसको कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतार, मगर सोलोमन इससे हाथापाई शुरू कर देता है और ये सुपरवाइजर को बहुत ही मारता है। यहाँ मिस्टर फोर्ड का साथी आ जाता है और सोलोमन को कहता है कि इसको छोड़ दो।
फिर सोलोमन को सुपरवाइजर कहता है कि तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर फोर्ड का साथी बोलता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहीं रहना। कुछ देर में सुपरवाइजर अपने साथियों के साथ यहाँ पर आकर सोलोमन को फांसी देने लगता है। अचानक से मिस्टर फोर्ड का वही साथी यहाँ आकर कहता है कि अगर इसको कुछ हुआ तो तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि फ्लैट मिस्टर फोर्ड की प्रॉपर्टी है और अब से मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। तो मजबूरन पहले वाला सुपरवाइजर यहाँ से चले जाता है। मिस्टर फोर्ड यहाँ आकर खुद सोलोमन को फांसी से निकाल कर अपने घर ले आते हैं और ये सोलोमन को कहता है कि सुपरवाइजर यहीं घूम रहा है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और यहाँ पर तुम महफूज नहीं हो, इसलिए आज से तुम्हारा नया मालिक ईप्स होगा। ये सुनकर सोलोमन मिस्टर फोर्ड को सच्चाई बताने की कोशिश करता है, मगर मिस्टर फोर्ड कहता है कि मुझ पर बहुत सा कर्जा है जो अब ईप्स देगा। वो बस थोड़ा सा सख्त है और उसे गुलामों को मारना बहुत पसंद है, मगर तुम उसके पास महफूज रहोगे क्योंकि तुम्हारा नाम खराब हो गया है सुपरवाइजर के साथ लड़ाई की वजह से, और ईप्स के अलावा तुम्हें कोई भी नहीं लेगा इस वक्त। इस तरह सोलोमन ईप्स के पास आ जाता है। सोलोमन दूसरे गुलामों के साथ रुई जमा करने का काम करता है। सोलोमन कम रुई जमा करता है और पैट्सी नामी गुलामी सबसे ज्यादा रुई जमा करती है, जिस पर ईप्स खुश होता है, और जो कम रुई जमा करता है ईप्स उनको कोड़े लगवाता है। इसमें सोलोमन भी होता है। ईप्स हर रोज देर रात गुलामों के साथ मिलकर नाचता है। अचानक से ईप्स की बीवी पैट्सी को जोर से थप्पड़ मारती है, क्योंकि ईप्स के नाजायज ताल्लुकात होते हैं पैट्सी के साथ। फिर इसकी बीवी कहती है कि तुम पैट्सी को सेल कर दो। ईप्स बोलते हैं कि क्यों, पैट्सी तो सबसे ज्यादा रुई जमा करती है और तुम फिलहाल अपनी औकात में रहो। अगले दिन ईप्स की बीवी सोलोमन को कुछ सामान लाने का बोलती है। रास्ते में ये देखते हैं कि कुछ गोरे लोग अपने गुलामों को फांसी दे रहे होते हैं, जो इनसे भागने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक गोरा सोलोमन से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो और किसके गुलाम हो। सोलोमन कहता है कि मैं मिस्टर ईप्स का गुलाम हूँ और मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। तो ये गोरा बोलता है कि जल्दी से दफा हो जा। सामान में कुछ रुई और सफेद पेपर होते हैं। ये लेकर सोलोमन घर आ जाता है। अगले दिन सोलोमन भागकर ईप्स के कजन के घर जाता है और वहां जाकर बोलता है कि मालिक पैट्सी को बुला रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ईप्स के कजन ने एक गुलाम से शादी की होती है, जिसकी वजह से ईप्स अपने इस कजन से बहुत नफरत भी करता है। जब सोलोमन पैट्सी को घर ले आता है तो ये बोलता है कि तुम दूसरी तरफ चली जाओ, मालिक गुस्से में है। ईप्स सोलोमन को कहता है कि तूने क्या बोला उसे। सोलोमन कहता है कि मालिक कुछ नहीं। तो फिर ईप्स सोलोमन को मारने लगता है। अचानक से ईप्स की बीवी यहाँ कर बोलती है कि ये क्या हो रहा है। तो सोलोमन कहता है कि पैट्सी को जब मैं बाहर से लाया तो मालिक मुझे गुस्से में मारने लग गए। तो ईप्स की बीवी बोलती है कि तुम इस बदसूरत औरत के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते क्या, और हाँ, आइंदा के बाद मेरे साथ मत सोना। सोलोमन सामान लेकर घर आने लगता है तो ये चुपके से कुछ पेपर निकाल लेता है। रात में ईप्स अपने गुलामों के साथ डांस कर रहा होता है। तो ईप्स की बीवी कहती है कि इनके दिलों में तुम नफरत बना रहे हो और तुम भला चाहते हो क्या कि ये सब मिलकर हमें एक दिन मार दें। तुम्हें पैट्सी का साथ छोड़ देना चाहिए अगर तुम्हें जरा सी शर्म और मर्दानगी है। देर रात में पैट्सी सोलोमन के पास आकर कहती है कि ये मैंने मालकिन का चोरी किए हैं, ये झुमके सोने के हैं और इनके बदले बस तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। सोलोमन इसे बोलता है कि भला तुम ऐसे कैसे हार मान सकती हो, और भी लोग तो हैं ना। पैट्सी बोलती है कि मैं औरों को नहीं जानती, मगर मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। लेकिन फिर भी सोलोमन इसको ना कहता है और सो जाता है। खेतों में कीड़े लग जाते हैं। ईप्स बोलता है कि ये सब कुछ मेरे गुलामों की बददुआओं से हो रहा है, हालांकि मैं सब ठीक कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि ईप्स अपने गुलामों को बोलता है कि तुम लोग कुछ वक्त के लिए जज टर्नर के पास रहोगे, और हाँ, वहाँ जाकर मेरी बुराई मत करना वरना तुम्हारी खैर नहीं। सोलोमन गन्ने के खेतों में काम करने के बाद रात में उस पेपर को निकालकर उस पर चेरी के रंग से लिखने की कोशिश करता है, अगर ये नहीं लिख पाता। अगली सुबह सोलोमन को जज टर्नर कहता है कि मुझे पता लगा है कि तुम वायलिन को अच्छे से बजा लेते हो। सोलोमन कहता है कि जी जनाब। जज टर्नर बोलता है कि मेरा एक दोस्त है, इसकी सालगिरह है अगले हफ्ते, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा उससे, और क्या पता इससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाए और वो पैसे तुम अपने पास रखना। हम सोलोमन को पार्टी में देखते हैं, ये बहुत ही अच्छे से वायलिन को बजाता है। इसके बाद ये सब लोग ईप्स के पास आ जाते हैं। ईप्स बोलता है कि अब से अच्छा वक्त हो गया है और लगता है कि टर्नर ने तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा है, वैसे उन्हें तो बददुआ तो नहीं दी ना। ईप्स के पास एक गोरा गुलाम आता है, इसका नाम आम्सबी होता है और ये कम रुई जमा करता है, मगर ईप्स इसे नहीं मारता क्योंकि ये ब्लैक नहीं होता। आम्सबी सोलोमन के जख्मों पर मरहम लगा रहा होता है क्योंकि सोलोमन ने कम रुई जमा की होती है। सोलोमन को कहता है कि पहले मैं स्टेशन मास्टर हुआ करता था और अपने काम में माहिर था। तो सोलोमन कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, अगर बताना चाहो तो। आम्सबी कहता है कि मैं शराब का आदी हो गया था क्योंकि जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ रोज काले गुलामों को मारा जाता था और मेरा दिल रोज दुखता था, इसलिए मैंने शराब का सहारा लिया और अमीर होने के लिए कुछ गलत काम भी किए, मगर अब बस मैं कुछ पैसे कमाकर अपना घर चलाना चाहता हूँ। सोलोमन को इसकी बातें अच्छी लगती हैं। रात में सोलोमन इसके पास आता है और अपनी कमाई के कुछ पैसे आम्सबी को देकर बोलता है कि वादा करें कि इस बात को राज रखेंगे।
आर्म्स भी बोलता है कि ठीक है मैं वादा करता हूँ, मगर बात क्या है? सोलोमन कहता है कि एक खत आपने पोस्ट करना है। आर्म्स भी बोलता है कि ये काम बहुत ही खतरनाक है और इसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। तो सोलोमन इसको अपने सारे पैसे दे देता है। तो फिर आर्म्स भी बोलता है कि ठीक है तुम उस खत को लिखो, मैं पोस्ट कर दूंगा। अगली रात सोलोमन इंक बनाकर खत लिखता है, मगर इसी रात इसके पास ईब्स आकर बोलता है कि मुझे खबर मिली है कि मेरे खेत में पढ़ा लिखा गुलाम है, और ये बात मुझे आर्म्सबी ने बताई है। और इसके साथ उसने ये भी बताया कि वो गुलाम मार्क्सविल में एक खत को पोस्ट करना चाहता है। सोलोमन कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, भला मैं इंक और पेपर के बगैर कैसे खत लिख सकता हूँ। और आर्म्सबी शराबी झूठा है, वो आपके कान भर के खुद सुपरवाइजर बनना चाहता है। ईब्स कहता है कि मैं आर्म्सबी को मार दूं, मगर मैं मजबूर हूँ क्योंकि वो हमारे अपनों में से है। ईब्स के जाने के बाद सोलोमन उसी लिखे हुए खत को जला देता है। सोलोमन घर की तामीर कर रहा होता है, इसके साथ एक नया गोरा गुलाम भी होता है जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ईब्स के पास काम करने के लिए आता है। ईब्स इसके पास आकर बोलता है कि बेस ये लो शराब। बेस बोलता है कि नहीं। ईब्स कहता है कि शर्माओ मत, मगर बेस कहता है कि मैं शर्मा नहीं रहा, बस तुम मुझ पर तरस खा रहे हो मुझे धूप में काम करता देखकर, मगर तुम अपने गुलामों की हालत को भी तो देखो ना। ईब्स बोलता है कि ये मेरे गुलाम हैं, इनको मैं जैसा चाहूँ रख सकता हूँ। बेस कहता है कि ईब्स ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया है, ना कि कोई जानवर, तो फिर तुम ये जानवरों जैसा बर्ताव अपने गुलामों के साथ कैसे कर सकते हो। ईब्स बोलता है कि तुम काले गुलामों की तरफदारी क्यों कर रहे हो। बेस बोलता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि ये सब कुछ गलत हो रहा है और ऊपर वाले को भला तुम क्या जवाब दोगे, और ये गुलाम भी इंसान है। तो गुस्से में ईब्स कहता है कि तुमने न्यू इंग्लैंड में जन्म लिया है इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, और तुमने नहीं देखा कि तुम जैसे लोगों को यहाँ कैसे रखा जाता है, इसलिए अपनी बकवास को बंद रखो। ईब्स को पैट्सी नहीं मिलती, ये समझता है कि पैट्सी भाग गई है, मगर कुछ देर बाद पैट्सी खुद ही यहाँ आ जाती है। ईब्स बोलता है कि तुम कहाँ पर गई थी। ये कहती है कि मैं आपके रिश्तेदारों के घर पर गई थी, सिर्फ ये साबुन लेने के लिए, क्योंकि मालकिन मुझे साबुन नहीं देती और गधों की तरह मैं काम करती हूँ, मुझसे बदबू आ रही है। मगर ईब्स बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। ये कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, भले तुम मुझे मार दो। फिर भी ईब्स इसे बहुत मारता है, यहाँ तक कि ये मार मार कर थक जाता है। तो फिर ये सोलोमन को बोलता है कि तुम मारो इसे। सोलोमन पैट्सी को मारता है। पैट्सी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, सारे गुलाम उदास होते हैं। अगले दिन बेस और सोलोमन दोबारा से घर को बना रहे होते हैं। सोलोमन कहता है कि जनाब आप कहाँ से हो। बेस बोलता है कि मैं कनाडा से हूँ, और शायद तुम्हें नहीं मालूम कि कनाडा कहाँ है। तो सोलोमन कहता है कि जी जनाब मैं जानता हूँ कि कनाडा कहाँ है, और इसके साथ ये बेस को कई मुल्कों के बारे में बताता है। तो बेस बोलते कि तुम बहुत घूमे हो, भला यहाँ पर कैसे आए अगर बताना चाहो तो। सोलोमन कहता है कि जनाब अगर इस दुनिया में इंसाफ होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता। बेस कहता है कि घबराओ मत, तुम्हारी बात मेरी हद तक रहेगी। तो सोलोमन बेस को अपनी पूरी बात बताता है। बेस बोलता है कि तुम्हारी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। दोबारा से सोलोमन बोलता है कि जनाब बस एक अर्जी है कि मेरी इस हालत के बारे में मेरे उत्तर के दोस्तों को खबर कीजिए, ताकि वो मेरे आजाद होने का सबूत यहाँ पर ला सकें। बेस बोलता है कि मेरी नजर में आजादी बहुत ही अहम है और मैंने जिंदगी में शायद ही कुछ हासिल किया हो, मगर मैं तुम्हारी आजादी की वजह बनना पसंद करूंगा, बस तुम उस खत को लिखो। इसके बाद ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक रोज जब सोलोमन खेत में होता है तो कुछ लोग यहाँ आते हैं, जिसमें एक शेरिफ भी होता है। ये बोलता है कि प्लेट कौन है। तो सोलोमन बोलता है कि जी जनाब मैं हूँ। तो शेरिफ बोलता है कि तुम प्लेट हो और क्या तुम इनको जानते हो। तो सोलोमन बोलता है कि हाँ ये मिस्टर पार्कर हैं, ये मेरे दोस्त हैं। और इसके साथ ही सोलोमन शेरिफ को सारी बातें बता देता है। ईव्स बोलता है कि ये क्या चल रहा है। फिर सोलोमन भागकर मिस्टर पार्कर के गले लग जाता है। ईव्स मिस्टर पार्कर को बोलता है कि ये मेरा गुलाम प्लेट है। तो मिस्टर पार्कर कहता है कि ये सोलोमन है और ये आजाद है, मेरे पास इनके सारे पेपर्स हैं, और अगर तुमने हमें जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा कोर्ट में लाकर। जाते हुए सोलोमन पैट्सी को आखिरी बार गले मिलता है। इस तरह 12 साल बाद सोलोमन को आजादी मिलती है। जब ये घर में आता है तो इसके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। ये अपनी फैमिली को कहता है कि मैं पिछले कई सालों से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। इसकी बेटी की शादी हो चुकी होती है। ये कहती है कि डैडी ये मेरा शौहर है और ये आपका पोता। सोलोमन बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फिर ये सब सोलोमन को गले लगा लेते हैं।